आप में से बहुत लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बारे में बहुत सी चीज़ें जानते हैं और ये भी जानते हैं कि मैं राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली हूँ, यानी मेरा जन्म स्थान राजस्थान है। और आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो उत्तर प्रदेश के नोएडा से बात कर रही हूँ। यहाँ नौकरी करती हूँ, ये मेरी कर्म भूमि है। सालों से इसी कर्म भूमि से मेरा जुड़ाव और लगाव रहा है। उत्तर प्रदेश ने मुझे गले लगाया है, खुली बाहों से बेइंतहा प्यार दिया है। इससे पहले दिल्ली में रही, वहां भी खूब प्यार मिला। उससे पहले मैं मुंबई में थी, वहां भी बेइंतहा मोहब्बत मिली। कभी किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा और ये सब मैं कर पाई क्योंकि मेरा संविधान, आपका संविधान, इस प्यारे भारत का वो पुख्ता मजबूत संविधान हमें इस बात का हक देता है और कोई माई का हिम्मत नहीं, चाहे आपकी औलाद जाना चाहे, आपके मां बाप जाना चाहे तो आपको रोक पाए। इट्स योर फंडामेंटल राइट। ना वहां रहने से आपको कोई रोक सकता है, ना नौकरी करने से, ना नौकरी देने से आपको कोई रोक सकता है। हमारे संविधान ने हमें कुछ मूलभूत अधिकार दिए, मूलभूत। संविधान के अनुच्छेद 16 में यह लिखा है कि नौकरी में अवसर की समानता, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग, मूल निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब इसमें जाति में बदलाव किए गए हैं क्योंकि उसमें आरक्षण दिया गया, लेकिन उसके बाद आप सारी चीजों को गौर से सुन लीजिए और देख लीजिए। अब ये सारी बातें आप कह सकते हैं कि क्यों आज रुबिका लियाकत हमसे कह रही है, क्योंकि जो तस्वीरें वायरल हो रही है ना सोशल मीडिया पर, बंगाल में बिहार के उन बच्चों के साथ जिस तरीके का बर्ताव और व्यवहार किया गया है, वो किसी को भी चैन से सोने नहीं दे सकता है। आप सोचिए, आपका बच्चा, जवान बच्चा, आंखों में कुछ बनने के सपने लिए आपके घर से दूर जाता है, सो रहा है, गहरी नींद में उसे मारकर उठाया जाए और धमकाया जाए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस जमीन पर आकर सपना देखने की। आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस वाक्य को फिर से रटने की जरूरत है कि संविधान हमें इजाजत देता है कि हम कहीं भी जाकर नौकरी कर सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, क्योंकि शायद के संविधान में दिए इस अधिकार को भूल चुके हैं। क्योंकि अगर वो इस बात को नहीं भूले होते तो फिर किसी भी शख्स में इतनी हिम्मत नहीं आ जाती कि एक बच्चा जो उज्जवल भविष्य की तलाश में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी गया है, उसके साथ इतनी बदतमीजी करता, नींद से उठाकर सिर्फ इसलिए उसे जलील करता क्योंकि उसे बांग्ला बोलनी नहीं आती है। छी, इसलिए उसे वो मारता है क्योंकि उसके पास बंगाल का डोमिसाइल नहीं है। यह सिस्टम के फेल होने का उदाहरण है। ऑरेंज टी शर्ट पहने इस शख्स की इतनी हिम्मत हो जाती है, ना उसे पुलिस का डर, ना कानून व्यवस्था का डर। बंगाल की कानून व्यवस्था पर तो आप छोड़ ही दीजिए कि क्या बातचीत की जाए। जेडीयू के नेताओं को भी अब गुस्सा आ रहा है इस मसले पर। सुनिए आप लल्लन सिंह क्या कह रहे हैं। बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। बंगाल में अराजकता की स्थिति है, इसलिए बंगाल की सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं। 1 मिनट रहने का हक नहीं है। और जैसे हिंदी भाषियों के नौकरी लेने से परहेज है, उसे बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से कोई दिक्कत क्यों नहीं है? मैं करूंगी यह हिम्मत सवाल पूछने की, क्योंकि बंगाल में तो डेमोग्राफिक चेंजेस रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों से ज्यादा हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक भारत में 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी। और बांग्लादेश के साथ बंगाल की 2217 किलोमीटर की सीमा क्या बताती है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। यह अवैध बांग्लादेशी सबसे ज्यादा कहां जाते होंगे? इनको बाहर करने के लिए कोई कदम उठाया किसी ने? बताइए मुझे। लेकिन अपने ही देश के नागरिकों के साथ इस तरीके के हालात, और किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये सवाल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पूछ रहे हैं। जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है,
वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्यों बिहारियों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है? कभी महाराष्ट्र में बना रहे हैं, कभी कर्नाटक में बना रहे हैं, कभी पश्चिम बंगाल में बना रहे हैं। आपने वजह कभी तलाशने की कोशिश की है? मजदूरी, बेहतर भविष्य के लिए बाहर जाकर अपने सपनों को पूरा करना जरूरी, यही वो दो वजह है ना। बिहार के लोग दूसरे राज्यों में लगातार पलायन कर रहे हैं। जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स के मुताबिक बिहार में 55% पलायन रोजगार की वजह से होता है। अधिकांश लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं बिहार से। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के कुल पलायन का 19% मजदूर दिल्ली की ओर रुख करता है, इसके बाद बंगाल की ओर रुख करता है, फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बिहार से 2,90,00,000 से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए पलायन कर चुके हैं। ये केवल वही संख्या है जिन्होंने अपना नाम ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करवाया है। जिन्होंने नहीं करवाया है उसका कोई अता पता नहीं। और एक और चिंताजनक आंकड़ा है, ई श्रम पोर्टल पर ही आंकड़ा आपको मिल जाएगा, बिहार में 90% मजदूरों की मासिक आय 10,000 से कम है। ये आंकड़े बिहार में 19 साल से सत्ता संभाल रहे नीतीश बाबू के खोखले वादों की भी हकीकत है, मान लीजिए। ये आंकड़े पिछले 35 साल से बिहार में सामाजिक न्याय की ये जो पिंपूड़ी बजा रहे हैं ना सत्ता में बैठे नेताओं के नाकारापन का ये उदाहरण है, समझ लीजिए। लेकिन ये आंकड़ों को देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार के लोगों के साथ कोई भी कुछ भी करेगा और हम यहां चुप बैठकर सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। कोई ये नहीं कह सकता है कि उनको अधिकार मिल गया है कि सामने वाले से पूछे तुम कहां से आए और उसके बाद उसकी बेइज्जती कर दे। चाहे बंगाल हो कि महाराष्ट्र हो कि कर्नाटक हो कि राजस्थान हो, हर नागरिक को यह हक है कि वो जहां चाहे वहां नौकरी करे। और इसीलिए आज गूंज में ये मुझे कहना पड़ रहा है कि ममता दीदी, हद हो गई है। कानून व्यवस्था के नाकारापन की हद है, पुलिस की नाकामी की हद है, आपके शासन के इकबाल की हद है। और आज गूंज में बहस शुरू करे उससे पहले मुझे जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से मुखातिब हो रहे, कुछ कह रहे, सुन लेते हैं और उसके बाद मैं डिबेट शुरू करूंगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम सब लोग जनता की सेवा करने के लिए राजनीति के अंदर आए हैं, तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमें ये सबकी ड्यूटी लगाई जाएगी। सबको रात को या सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल के सड़कों का मुआयना करना पड़ेगा। जो जो सड़कें टूटी हुई हैं उनकी एक असेसमेंट कर लेते हैं और उन सारी सड़कों का एक साथ रिपेयर करने का, खासकर पीडब्ल्यूडी की सड़कें जो है रिपेयर करने का ऑर्डर आतिशी दे देंगी ताकि सारी सड़कें एक साथ रिपेयर की जा सकें। अब उस मुद्दे पे आते हैं जिस पे चर्चा चल रही है, ईडी और सीबीआई के। मैंने 4-5 दिन पहले मोहन भागवत जी को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में मैंने मोहन भागवत जी से 5 मुद्दों की बात की थी और उसमें एक मुद्दा ये भी था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं को ईडी और सीबीआई से डरा के या पैसों का लालच दे के दूसरी पार्टियों से तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, क्या मोहन भागवत जी उनसे सहमत हैं?